लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, उसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ई वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो वेक्टर होते हैं, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसका ई वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। जो ऑप्टिकल इफेक्ट होते हैं वो ई वेक्टर की वजह से होते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट, ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इस तरह से वेव दिखेगी, राइट। इसमें वेवलेंथ किसको बोलते हैं? वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? राइट। अच्छा, इस डायग्राम में कितनी वेव्स है? 2.5। तो 1 वेव इक्वल टू 1 वेवलेंथ, है ना। टोटल वेव्स है 2.5, तो 1 वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ हुई, राइट। ये वेव यहां से चली थी और यहां पहुंच गई, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2.5 लैम्डा। दिस इज कॉल्ड पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ। ये सब बाद में नोट करेंगे, अभी मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये सब 11th क्लास में एक चैप्टर होता था वेव करके, उस सब में पढ़ा जाता था। वहाँ तक तुम पहुँचे नहीं होंगे 11th क्लास में, है ना, राइट। बहुत दूर था वो, ठीक है, तो पहुँचना मुश्किल था। तो ये पाथ लेंथ हो गई, करेक्ट। ये साइन ग्राफ है। अकॉर्डिंग टू साइन ग्राफ ये एंगल कितना है? 0। और ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, 2π। देन अब हम इसमें 0 नहीं आएंगे, वापस आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 2π के बाद कितना आएगा? 5π/2, देन 3π, एंड दिस वे चलता जाएगा, राइट। कैन यू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन पाथ एंड एंगल? राइट। आफ्टर ट्रैवलिंग 1.5 lambda, after traveling 1.5 lambda, what will be the phase? 1.5 lambda चेक करो ना, यहाँ पे कहाँ है? ये एक और ये हाफ, तो कितना हो गया? यहां तक हो गया ना 1.5 ऑफ द वेवलेंथ। तो इस पॉइंट पे फेज कितना हो गया? 3π। दैट इज हाउ पाथ लेंथ एंड फेज आर रिलेटेड। पाथ लेंथ एंड फेज आर रिलेटेड, इस तरह से, राइट। ये सब यूज होएगा, अभी मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्या करना है, नोट करने की जरूरत नहीं है, सब नोट कराऊंगा प्रॉपर्ली। अगर मेरे पास दो लाइट सोर्स है, एक ये एक ये, S1 S2, इससे लाइट चली और इसने 7 लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड इससे लाइट चली, इसने 8.5 लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इस पॉइंट पे दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है? दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है? सिंपल कैलकुलेट कर लो। लैम्डा चलने में कितना फेज हो जाता है? 2π। लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वेव, तो हाउ मच विल बी द फेज? 2π। लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ। जब वन वेवलेंथ के बराबर वेव ट्रैवल करती है तो उसका फेज चेंज हो जाता है 0 से 2π, राइट। तो 7 लैम्डा ट्रैवल करने पे कितना चेंज हो जाएगा? 14π, राइट। तो 8.5 लैम्डा में कितना हो जाएगा? 17π। तो इसका फेज यहाँ पे 17π होगा, इसका फेज यहाँ पे कितना होगा? 14π। तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3π। समझ गए, राइट। इस तरह से हम पाथ लेंथ से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। करते क्यों है? द क्वेश्चन इज, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा फिनोमेना होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते, राइट। सोचो,
एक ये वेव है, ओके, और एक ये वेव है। येलो वाली। कैन यू टेल इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? उधर आ जाओ। इसको कंप्लीट करेंगे तो ये यहां पे आएगा ना, अगर इसको पीछे कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे होगा, है ना, जीरो से अगर शुरू करेंगे तो इसका फेस यहां पे जीरो है, यहां पे इसका फेस पाई है, और इसका फेस यहां पे कितना है? जीरो। तो दोनों के फेस में कितना डिफरेंस हुआ? पाई। ठीक है, राइट। अब पाई अगर फेस डिफरेंस हो गया तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सोचो, मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, एक बार को सोचो, मैकेनिकल वेव है, ये एक पार्टिकल है, ये येलो वाली वेव इसको पार्टिकल को इधर ले जाएगी और ग्रीन वाली इसको इधर लेके जाएगी, तो ये जाएगा अपोजिट। एक पार्टिकल को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक पार्टिकल को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, पार्टिकल कहीं जाएगा ही नहीं। दैट मीन्स नो वाइब्रेशन, राइट। और अगर हम ये लाइट के टर्म्स में देखें तो नो लाइट। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना। एक ट्यूबलाइट जलाई, लाइट आई, दूसरी ट्यूबलाइट जलाई, लाइट गायब। सोचो, एक ट्यूबलाइट जली, लाइट आ गई, दूसरी जलाई, लाइट गायब हो गई, दोनों मिल के। ठीक है, कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एंड अगर ऐसा हुआ कि दोनों सेम उसमें है तो क्या होगा? तो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम एक लाइट ऑन करते हैं, दूसरी लाइट ऑन करते हैं, देन व्हाट हैपन, एक पॉइंट पे लाइट गायब हो जाती है और एक लाइट पॉइंट पे लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती, जैसे हमें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं एक लाइट बंद करूँगा, ओवरऑल लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक लाइट और जलाऊंगा तो ओवरऑल लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बट इस फिनोमेना में क्या होता है, एक स्पेशल केसेस में होता है, मतलब नॉट एवरी टाइम, स्पेशल केसेस में होता है। हमने एक लाइट ऑन की, सब जगह यूनिफॉर्म लाइट है, दूसरी लाइट ऑन की, कहीं पे लाइट बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं पे लाइट बिल्कुल गायब हो गई, कहीं पे थोड़ी कम हो गई, कहीं पे बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो इस तरह से लाइट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। और वो कब होगी ये डिपेंड करेगा ये कैसे मिल रही है, यानी व्हाट इज देयर फेज डिफरेंस एट द मीटिंग पॉइंट। ठीक है, लाइक एक सोर्स हमारा ये हो गया, एक सोर्स ये हो गया, अब ये दोनों लाइट यहाँ पे मिली, इस मीटिंग पॉइंट पे इनका फेज डिफरेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पे लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, राइट। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट एक्स अमाउंट लाइट इसने दिया, एक्स अमाउंट लाइट इसने दिया, दोनों मिलके 2x हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता इस केस में। ये स्पेशल केसेस है और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, मोर ओवर यही पढ़ना है, राइट। जब हम एक वेव की इक्वेशन लिखते हैं, वी राइट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, समथिंग लाइक दैट, ओके। we write y is equal to a sin omega t. It is called the equation of harmonic equation. इसमें ये वाला पार्ट फेज होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फेज। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वो मैं आपको डायग्राम से बताया था, मैथमेटिकली बता रहा हूँ फेज क्या चीज़ है। दिस इज व्हाट फेज, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। लाइट एक बार सोर्स से निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, सीधा रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। सो दिस पार्ट इज फिक्स। देन व्हाट चेंज फॉर द फेज? टाइम। जैसे जैसे वेव आगे चलती जाएगी, टाइम चेंज होता जाएगा, अकॉर्डिंगली फेज चेंज होता जाएगा, राइट।
तो अगर हम सोचें एक ये मेरे पास सोर्स है, इससे लाइट निकली, इससे लाइट निकली तो हर एक डायरेक्शन में जाएगी. इट इज अ सोर्स लाइक दिस. इससे लाइट निकलेगी तो हर एक डायरेक्शन में जाएगी, राइट? तो कैसा स्प्रेड करेगी लाइट, किस तरह से स्प्रेड करेगी? स्फेरिकली. इट विल स्प्रेड स्फेरिकली. अगर मैं रेज बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस. हर तरफ. क्योंकि 3D है, मैं 2D बना सकता हूं, तो सर्कल बना सकता हूं, स्फीयर नहीं बना सकता, राइट? और टी टाइम बाद यहां है, ये जो मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूं ये टी टाइम के बाद है, इस पोजीशन पे है. तो व्हाट डू यू से, इन सब का फेज सेम होगा? हर एक पॉइंट टी टाइम के बाद है, ठीक है? तो व्हाट डू यू से, टी टाइम बाद सबका फेज क्या होगा? सेम होगा, राइट? तो लाइट जब ट्रैवल करती है तो सेम फेज के हिसाब से ट्रैवल करती है, राइट? लाइक ये हमारा पॉइंट सोर्स हुआ, थोड़ी देर में लाइट यहां पे है, यानी यहां से यहां पहुंच गई, ओके? तो इसके हर एक पॉइंट का फेज सेम होगा. फिर थोड़ी देर में यहां पहुंच गई, फिर हर एक पॉइंट का फेज सेम होगा. ये जितने भी सर्कल्स बनेंगे या स्फीयर्स बनेंगे, इनको हम बोलते हैं वेव फ्रंट. व्हाट वी से, वेव फ्रंट. द वेव का फ्रंट, राइट? कभी देखा है मूवीज में पानी आते हुए, तूफान आता है, तो एक वाटर का फ्रंट होता है दैट ट्रैवल्स. तो वेव क्योंकि बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करती है तो हमें ट्रैवल करती हुई दिखाई नहीं देती, बट इफ वी कुड सी तो उसका एक पोर्शन तो होगा ना. लाइक लाइट आ रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ब्राइट होगा, उससे आगे का डार्क होगा, ठीक है? एक पॉइंट तक पहुंची तो वो जो पॉइंट है वो क्या हुआ? एक वेव फ्रंट हुआ. तो वेव को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें एक फ्रंट को कंसीडर करते हैं कि उसका एक फ्रंट है जिसमें वो ट्रैवल कर रही है. वो वेव फ्रंट कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपका सोर्स कैसा है. लाइक अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल होगा, राइट? और अगर लाइन सोर्स है तो क्या होगा? ऐसे लाइन है तो इट विल बी सब तरफ ऐसे जाएगी, ऐसे स्प्रेड होते हुए. तो किस टाइप का बनेगा? लाइक लाइट ऐसे जाएगी सब तरफ स्प्रेड होते हुए. सो इट विल बिकम ए सिलेंडर. It will become a cylinder. So that will be a cylindrical kind of wavefront, यानी in the format of cylinder travel कर रही है, और वो in form of sphere travel कर रही है. बात समझ में आ रही है ना? Right. ये बेसिक आइडियाज थे अभी, ठीक है? नाउ अब नोट कर लेना चाहो तो. वेव फ्रंट, what we learned about the wave front, हर एक पॉइंट का फेस सेम होता है. दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेव फ्रंट. सारे सेम फेस वाले पॉइंट को मिला दो तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेव फ्रंट, ठीक है? सब सेम फेस वाले पॉइंट्स को मिला दो तो उसको हम वेव फ्रंट बोलेंगे. सो वेव फ्रंट ऑफ वेव इज लोकस ऑफ all particles vibrating in same phase. Locus of all particles vibrating in same phase, right? सिंपल सी डेफिनेशन है. अब नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि लाइट में पार्टिकल तो होते ही नहीं है. लाइट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, जहाँ पे पार्टिकल्स है ही नहीं. देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स? पार्टिकल्स की बात क्यों कर रहे हैं डेफिनेशन में? ओके, क्योंकि पार्टिकल्स है ही नहीं. मैकेनिकल वेव होता है मीडियम के थ्रू, उसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल वाइब्रेशन नहीं होता, राइट? तो है क्या, लाइट की जो थ्योरी है वो बहुत सारे फैक्टर्स से पास हुई और बहुत बार चेंज हुई फिजिक्स में. सबसे पहले जो लाइट की थ्योरी थी
दैट वाज न्यूटन्स कॉर्पुसेल्स थ्योरी। कॉर्पुसेल्स होते हैं ना, बायो वाले पढ़ते हैं, क्या होते हैं वो ब्लड पार्क के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स आई थिंक सो। ऐसे से क्या कर रहे हो तुम बायो वाले, मैं पूछ रहा हूँ, है ना। तो पार्टिकल्स, उनको नाम दिया था कॉर्पुसेल्स, राइट। तो सबसे पहले ये हुआ लाइट पार्टिकल फॉर्म में होती है। फिर उसके बाद फिर थ्योरी आई, देन हाइगेन साइंटिस्ट जो हम पढ़ेंगे, उसने कहा लाइट इज वेरी मच लाइक मैकेनिकल वेव। देन फिर क्वेश्चन रेज हुए, अगर वो मैकेनिकल वेव है तो फिर वो वैक्यूम में कैसे ट्रेवल कर रही है, क्योंकि मैकेनिकल वेव तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। तब हाइगेन ने कहा कि वो वैक्यूम है ही नहीं, देयर एग्जिस्ट ए मीडियम दैट इज, उसको नाम दिया ईथर, कि वैक्यूम नहीं है वहाँ पे एक मीडियम है, उसको ईथर नाम दिया। लेकिन अबाउट द वेव थ्योरी इतने सारे प्रूफ्स और इतना सब कुछ दिया था हाइगेन ने कि उसकी वेव थ्योरी को एक्सेप्ट करना पड़ा विद अ लिमिटेशन कि ये ईथर वाला कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में नहीं आ रहा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। सो देन अकॉर्डिंगली वो वेव थ्योरी हम पढ़ते रहे, वो एंड लाइट इज टेकन एज ए वेव। पहले न्यूटन ने कहा लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, फिर देन हाइगेन ने प्रूव किया कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसके बहुत सारे प्रूफ्स दिए, सब कुछ जो कि हम पढ़ेंगे, तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अब हाइगेन ने कहा था इट इज लाइक मैकेनिकल वेव, तो यहाँ पे इसलिए पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए पार्टिकल का जिक्र है। बट आज की तारीख में हम जानते हैं कि पार्टिकल का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हाइगेन की थ्योरी के बाद आई थी फिर क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में लाइट फिर पार्टिकल नेचर में आ गई, राइट। तो फिर पार्टिकल नेचर हो गई, एंड देयर वर सम phenomena जो which could be proved, which can be proved by the particle theory only, ठीक है, but there are certain phenomena which can be proved only by the wave theory. So now the complete confusion, and finally ये decide दोनों ही मान लो भाई। So now आजकल लाइट की दोनों नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी, एंड लाइट इज कॉल्ड सो इंटेलिजेंट दैट उसको जो काम करना है वो वैसे फॉर्मेट ले लेती है, बिल्कुल वैम्पायर्स की तरह, ठीक है। जब उसको कुछ वो फिनोमेना करने होते हैं जो पार्टिकल नेचर से होती है तो उसकी फॉर्मेट पार्टिकल हो जाता है, और जब उसे वो फिनोमेना करने होते हैं जो वेव नेचर से करते हैं तो उसका वेव नेचर हो जाता है। तो इसलिए लाइट को आज की तारीख में हम पढ़ते हैं ड्वेल नेचर, राइट, और वो एक पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, राइट, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पार्टिकल वर्ड के लिए इतनी कहानी सुनाई मैंने तुम्हें, ठीक है। First, for point source, wavefront is spherical. Point source के लिए wavefront कैसे है? Spherical. It's like this. एंड ये वेव फ्रंट है, ओके। कितने? 3 दिख रहे हैं, बट ये 3 नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ऐसे 2 वेव फ्रंट के बीच में इनफाइनाइट वेव फ्रंट होते हैं। कोई भी 2 कितने भी क्लोज नंबर होता है ना, कोई भी 2 नंबर कितने भी क्लोज हो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ऐसे ही कोई भी 2 वेव फ्रंट कितने भी क्लोज हो उनके बीच में इनफाइनाइट वेव फ्रंट होते हैं, राइट। क्योंकि when light is traveling from here to here, so it is passing from every point ना, and how many point will be in between? Infinite point, okay? A line consists of infinite points, right? So ये 3 representation है wave front का. It is not like that कि इतना distance है, something like that, right? For line source, wave front is
cylindrical. It's like this. Okay? For parallel beam of light, wavefront is plane. ठीक है, इस तरह से प्लेन्स. ओके, तुम्हें कुछ इसका रिसेम्बलेंस पीछे कहीं याद आ रहा है? पीछे कहीं किसी चैप्टर में भी ऐसी ऐसी चीजें थी. इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, वो भी इसी टाइप के डायग्राम्स थे. ओके, हो गया ना? नाउ हाइगेन्स प्रिंसिपल. तुम लोगों की ईज के लिए इस साल इस चैप्टर के जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक थे सब हटा दिए, सिर्फ थ्योरी बचा. हाइगेन्स प्रिंसिपल, it is used to find position of wavefront after a certain time if present position is known. ठीक है, अगर मुझे इस टाइम वेवफ्रंट की पोजीशन मालूम है तो कुछ टाइम बाद, कोई भी डिफाइंड टाइम, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, वेवफ्रंट कहाँ होगा, वी कैन फाइंड आउट यूजिंग द हाइगेन्स प्रिंसिपल. राइट? According to this, every point on wavefront act as source of light. वेवफ्रंट पे जो भी पॉइंट है वो एक सोर्स की तरह काम करेगा. कैसे? सोचो, ये लाइट आ रही है, ये वॉल है, दरवाजा बंद कर दो, उस रूम में तो लाइट जाएगी नहीं. इस वॉल में 2 होल करो और उस साइड से देखोगे तो 2 एलईडी दिखाई देंगी ना. उस साइड से देखेंगे तो 2 एलईडी दिखाई देंगी. 4 होल करेंगे तो 4 एलईडी दिखाई देंगी.
और इस वॉल में हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होल कर दो तो बहुत सारी एलईडीज चमकती हुई दिखाई देंगी, राइट, छोटी 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 छोटी। तो वो क्या है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है, आपने जहाँ पे उसको यूज़ किया वहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है। which produce secondary wavelets. अब जैसे मेन सोर्स का वेव फ्रंट हुआ, फिर ये जो वेव फ्रंट पे सोर्स है ये सेकेंडरी सोर्स हो गए, फिर इनका भी अपना वेव फ्रंट होगा, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, राइट। What secondary wavelet is? That wave front of those source which are on the point, right? Tangent drawn to this give position, give new position of wavefront, right? What this principle says, पहली बात तो इस प्रिंसिपल का काम क्या है, वेव फ्रंट को लोकेट करना। बट इसमें से जो हमारे एक्चुअल काम का है वो ये है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स का काम करता है, राइट। ये क्या बोलता है हाइगेंस प्रिंसिपल कि कोई भी वेव फ्रंट लो, ये सपोज एक वेव फ्रंट हुआ, इसका हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट लो, ये एक सोर्स हो गया, राइट। हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करेगा। अब ये सोर्स फिर एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, तो इस सोर्स का फिर एक वेव फ्रंट हो गया लाइक दिस, ये हर एक सोर्स के वेव फ्रंट हो गए। समझ में आ रहा है, राइट। ये हर एक सोर्स के वेव फ्रंट हो गए। फिर इन वेव फ्रंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो इन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक और लाइन आ जाएगी ऐसे, और ये नया वेव फ्रंट हो गया। दैट इज व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज, सिंपल लैंग्वेज में, ओके। कोई भी वेव फ्रंट, उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स, वो सोर्स फिर वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, उन वेव फ्रंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नया वेव फ्रंट आ जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट हाइगेंस प्रिंसिपल सेज। बट इसमें से हमें जो काम की चीज है बहुत ज़्यादा, वो ये कि हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है। तो एक वेव फ्रंट मीन्स इनफाइनाइट सोर्स, ओके। एक छोटा सा नोट, फर्स्ट, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जो लाइट रेज होंगी वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी। अभी हमने वेव फ्रंट ड्रॉ किए थे तो उसमें देख लिया ना, स्फेरिकल है तो रेडियस रेज हुई, तो रेज हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। तो ये दो पॉइंट मेरे को आगे दो डेरिवेशन करूँगा उसके लिए चाहिए, ठीक है, भूलना नहीं। सेकेंड, ईच रे टेक इक्वल टाइम from one wavefront, each ray take equal time from one wavefront to other. एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट तक जाने का टाइम इक्वल होगा हर एक रे का। क्यों टाइम इक्वल होगा? देखो, फेज सेम होता है और फेज में दो फैक्टर थे, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से? फेज, ओमेगा एंड टी। अगर फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, अगर फेज सेम है तो टाइम भी सेम होगा। तो अगर वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट का फेज क्या होता है? सेम होता है। तो सेम फेज डिफरेंस तो सेम टाइम डिफरेंस, राइट।
तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जब लाइट रे जाएगी तो उसका टाइम इक्वल होगा, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम पूरा आप लोग अपने आप डिस्क्राइब कर लेना, ठीक है? ये मिरर है, ओके? इसमें ये नॉर्मल, ये लाइट रे आई, और ये रिफ्लेक्ट हुए, ओके? देन वन मोर लाइट रे पैरेलल टू दिस, ये इसके पैरेलल, एंड यहां पे नॉर्मल, then it also reflect like this, ठीक है? ये हमारी लाइट रे 1, ये हमारी लाइट रे 2, तो ये हो गई 1 और ये हो गई 2, है ना? रिफ्लेक्ट हुई। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम है? पैरेलल है, ये ध्यान रखना। तो एक मिनट, ये बनाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये एंगल I और ये एंगल R, ओके? बट हम रेज में काम नहीं करते, हम किस में काम करते हैं? वेव फ्रंट में। वेव फ्रंट क्या होगा? रेज के परपेंडिकुलर, ठीक है? सो दिस विल बी आवर वेव फ्रंट। ये हमारा वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट हुआ। कौन सा वेव फ्रंट हुआ? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये इंसिडेंटल बीम्स हैं और ये रिफ्लेक्टेड बीम्स हैं। तो जो इंसिडेंट बीम पे वेव फ्रंट होगा वो कौन सा वेव फ्रंट होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जो रिफ्लेक्टेड बीम पे होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है? तुम ये इसका एंगल इससे फाइंड आउट कर सकते हो कितना है, ज्योमेट्री लगा के। देखो ये बहुत खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम मत बनाना, अदरवाइज। ये इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये आई, तो ये कितना बचा? 90 माइनस आई। ये 90 डिग्री, तो ये कितना बचा? आई, ओके? समझ में आया? जो लाइट रे का नॉर्मल से एंगल होगा वही वेव फ्रंट का सरफेस से होगा। लाइट रे का नॉर्मल से जो एंगल होगा वो वेव फ्रंट का सरफेस से होगा, ठीक है? तो यू नीड नॉट टू ड्रॉ ऑल दीज, है ना? चलो, so this angle become what? I, right? ये मार्क कर दो A, B, इसको B ले लो, A, B, C। अभी हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और चाहिए। कहाँ से बनाएंगे? C से, ठीक है? तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया, दिस इज D, ओके? AB इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड अब मैं बार बार पूरा वेव फ्रंट नहीं लिखूंगा। CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट,
right? Now we need to prove law of reflection. What is law of reflection? Angle of incidence should be equal to angle of reflection. ये angle of reflection हो जाएगा, reflected wave front का angle of reflection हो जाएगा. अब हमें angle of incidence equal to angle of reflection प्रूव करना है. उसके लिए दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. कौन कौन से? ABC and ADC. In triangle ABC and triangle ADC. देखो कुछ याद है क्या पुरानी बातें 10th क्लास की? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. AC is common, angle B is equal to angle D is equal to 90 degree, right? Time taken B to C and A to D is same. क्यों? B से C तक का टाइम और A से D तक का टाइम सेम है, क्योंकि A to D इंसिडेंट वेव फ्रंट टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. A से D का मतलब इंसिडेंट टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और B से C का मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. तो दोनों वेव फ्रंट के बीच का टाइम सेम होगा. अभी हमने बात की थी एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के लिए टाइम सेम होगा. ठीक है, अब टाइम सेम हो गया तो लेंथ भी सेम हो जाएगी, राइट? A to D B to C ये हुआ ना, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. A to D ये हुआ, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. तो दोनों सेम हो गई ना. कोई भी एक वेव फ्रंट लो, उससे जितनी भी रेज दूसरे वेव फ्रंट पे जाएंगी उन सबका टाइम सेम होगा. और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड ऑफ लाइट c और टाइम टेकन इज t. ठीक है, तो तीन चीजें इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो ट्राइंगल ABC and triangle ADC are congruent. Hence, angle I is equal to angle R. Law of refraction. Refraction में मीडियम चेंज होता है ना, राइट? ये याद है? तो भरोसा नहीं तुम लोगों को कुछ याद है कि नहीं है. म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी. तो म्यू टू बाई म्यू वन कितना हो जाएगा? V1 बाई V2. हाँ, म्यू टू बाई म्यू वन इज V1 बाई V2, राइट? तो हमें प्रूव क्या करना है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन. इतना हम प्रूव करेंगे, वो अपने आप हो गया. ठीक है, राइट? सो नाउ व्हाट वी नीड इज ये मीडियम, ये म्यू वन, ये म्यू टू. ओके, इसमें लाइट, पैरेलल लाइट्स, राइट? ये एक लाइट रे, ये एक लाइट रे, दो पैरेलल लाइट रेज. इन पॉइंट पे नॉर्मल्स, सोचो रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो लाइट रे किधर बैंड होगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना? रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इट विल बी लाइक दिस, चलेगा? एंड इट विल बी लाइक दिस. ओके,
ये हमारी रे 1, ये 2, ये 1 डैश, ये 2 डैश, राइट. नाउ व्हाट वी नीड इज वेव फ्रंट. सो वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रेज. तो ये वेव फ्रंट हो गया है ना, कौन सा? इंसिडेंट, राइट. ए बी, तो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट. देन यहां से ड्रॉ करें तो ये कौन सा हुआ? सी डी. सी डी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. इस मीडियम में स्पीड v1, इस मीडियम में स्पीड v2. ओके. वेव फ्रंट सरफेस से जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. आप भी प्रूव किया था, बार बार मत कराना. एंगल I और ये एंगल R. राइट. Now, time from A to B, A to D and B to C is same. क्यों? क्योंकि वो भी एक सेम वेव फ्रंट पे है दोनों पॉइंट, और वो दोनों पॉइंट भी सेम वेव फ्रंट पे है. बी टू सी कहां से कहां? इंसिडेंट टू रिफ्रैक्टेड. और ए टू डी इंसिडेंट टू रिफ्रैक्टेड. तो दोनों टाइम सेम होंगे, राइट. तो मान लो टी, ये टाइम कितना है? टी. तो हाउ मच इज बी सी? बी सी है μ1 मीडियम में, उस मीडियम में स्पीड v1 है, तो कितना हो गया? v1 t. और हाउ मच विल बी ए डी? v2 t. बस हो गया प्रूव. साइन आई बाई साइन आर करो, आ जाएगा. कैसे? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल क्या? स्पीड v1 है ना उस मीडियम में. बी सी अरे बी सी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड v1 टाइम t. ओके. साइन आई कितना बोलो? बी सी बाई ए सी. क्यों? ठीक है. बी सी अपॉन ए बी, ये एंगल 90 डिग्री है ना. बी सी अपॉन ए सी. एंड साइन आर ए डी अपॉन ए सी. ए सी तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? साइन आई अपॉन साइन आर. बी सी इज हाउ मच? v1 t, v2 t. तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. हाँ. ए डी था तो ए डी कर ले. अब ठीक है. बट v1 by v2 is equal to mu2 by mu1. So sin I upon sin R is equal to mu2 by mu1. This is what is called as Snell's law. Hence proved. Reflection and refraction of wavefront. ठीक है.
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से वेव फ्रंट कैसे दिखेंगे? ये सपोज एक प्रिज्म है और ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ वेव फ्रंट विल बी ऑन दैट साइड? हाउ यू विल आइडेंटिफाई? कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे ड्रॉ करोगे? तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे रेज बनाओ। गुड इवनिंग। राइट, ये रेज हो गई, पैरेलल रेज है तभी प्लेन वेव फ्रंट है। फिर ये रेज प्रिज्म से जाएंगी, उनका पाथ आपको मालूम है कैसे कैसे होता है। राइट, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ओके, देन सिमिलरली ये ऐसे एंड देन ऐसे। तो ये हमारा वेव फ्रंट हुआ। ओके, इट गेट टिल्टेड। राइट, आपको अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, पेंसिल से ये ड्रॉ करो एंड देन अकॉर्डिंगली वेव फ्रंट ड्रॉ कर दो। सो दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट and this is refracted wave front. Correct? Suppose you have to draw this for the convex lens. ये हमारा convex lens है. And again, this is plane wave front. ये incident wave front है. तो अब कैसा होगा? Plane wave front कब होता है? जब parallel beam होती है. और जब पैरेलल बीम कॉन्वेक्स लेंस पे आएगी तो उसका क्या होगा? फोकस पे मिलेगी। सो यू नो द रे डायग्राम। रे डायग्राम तुमको पता है, ऐसे रे डायग्राम बनाओ एंड देन इट विल बी लाइक दिस, है ना? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, दिस विल बी कॉल्ड एज स्फेरिकल कन्वर्जिंग। राइट, मिरर में करना हो देन व्हाट विल बी देयर? ना मैंने आपको तरीका बता दिया ना, यू कैन डू इन एनी केस एट ऑल। ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, देन ये पैरेलल लाइट आई फोकस पे, तो दिस विल बी राइट। इधर दो बनाओ तो इधर भी दो बना दो, इधर एक बनाओ तो उधर भी एक बना दो। ठीक है, समझ में आया? इन एनी सिचुएशन यू वेर एवर यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द वेव फ्रंट,